कि इसी 1911 के दिल्ली दरबार से जॉर्ज फिफ्थ ने डिक्लेयर किया था कि जो अब तक भारत की राजधानी हुआ करती थी, ब्रिटिश एम्पायर की भारत में राजधानी आपको बताया क्या हुआ करती थी, कलकत्ता। तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा कब की गई, इसी 1911 के दिल्ली दरबार से। तो ध्यान रखेंगे 11 में ही भारत की राजधानी क्या कर दी गई, दिल्ली। लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था, शिफ्ट नहीं हुआ था। प्रॉपर रूप से जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी वो 1912 से बनी। तो अगर पूछा जाए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो राजधानी बनी थी 12 में, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी, 1911 में अनाउंस हुआ था, 12 में राजधानी बनी। अब इसमें भी एक छोटा सा फैक्ट आता है कि जिस समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली भारत की राजधानी बनते समय भारत का वायसराय था हार्डिंग। हालांकि एक हार्डिंग वायसराय पहले भी था, गवर्नर जनरल था वो, तो वो फर्स्ट आप कह सकते हैं, ये हार्डिंग सेकंड था। तो दिल्ली की राजधानी बनते समय वायसराय कौन था, हार्डिंग। तो यहाँ पर आपको पता है कि दिल्ली दरबार में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली बात, जॉर्ज पंचम ने डिक्लेयर किया बंगाल विभाजन रद्द। दूसरी बात, राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी, 11 में घोषणा हुई, 12 में राजधानी शिफ्ट हो गई। तीसरी बात, इसी दिल्ली दरबार की, इसी 1911 के दिल्ली दरबार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी दूसरी और एक बड़ी पॉपुलर कविता लिखी, जन गण मन अधिनायक। तो ये जो जन गण मन अधिनायक हम लोग पढ़ते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और ये किस मौके की लिखी गई थी, दिल्ली दरबार के लिए। ये एक तरीके का एक वेलकम सॉन्ग था, स्वागत गान। स्वागत गान का मतलब था कि ये जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत गान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी कि आप जन गण मन के अधिनायक हैं, आप भारत के भाग्य विधाता हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो ये किसकी जय हो रही थी, ये जॉर्ज फिफ्थ की जय हो टैगोर जी कर रहे थे, ठीक है। और इतना जय हो किए, इतना जय हो कि बड़ा, जब जॉर्ज फिफ्थ को इसका ट्रांसलेशन बताया गया कि आप जनगण मन के अधिनायक हैं, भारत के भाग्य विधाता, तो बड़ा खुश हो गया था कि बताइए इंडिया में इतने बढ़िया बढ़िया कवि हैं कि जनगण नहीं मन के भी अधिनायक बना रहे हैं। तो इतना प्रभावित हुआ कि फिर अगले साल जब वो लंदन पहुंचा तो उसने क्या किया कि जैसे आज जो नोबेल कमेटी है, तो नोबेल कमेटी पर आज अमेरिकियों का अधिकार है, ज़्यादातर देखिए अमेरिकियों को ही नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। उस समय अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ करता था, अंग्रेज़ों की मोनोपोली चलती थी। तो फिर सिफारिश भेजी गई और अगले ही साल 1913 में 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल साहित्य पुरस्कार कब पाते हैं, 1913। और ये जो है कि नोबेल पुरस्कार जो पाते हैं, ये नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई थे, यानी एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार आया, वो कौन लेके आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये 1911 का जो दिल्ली दरबार था कई सारी बड़ी घटनाओं के लिए जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे इतिहास के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे। आज भी बंगाल में रविंद्र संगीत चलता है, अच्छे गायक भी थे। जो वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस सेशन में 1896 में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था उसको। बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे, कई सारी कहानियां उन्होंने लिखी, उन्होंने कई सारे नॉवेल लिखे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। और उन्होंने एक कॉलेज बनाया था, पहले स्कूल था शांति निकेतन, फिर वही बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ कलकत्ता में। और आज भी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बहुत नामी यूनिवर्सिटी है ये विश्व भारती, पहले शांति निकेतन ही था। तो ये एजुकेशन की फील्ड में भी इनका बहुत बड़ा काम था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े व्यक्तित्व के थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर अकेले ही नहीं, पूरी इनकी फैमिली जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े जमींदार परिवार से थे। और इनकी फैमिली में एक से एक बढ़ के धुरंधर और एक से एक बड़े योद्धा हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। जैसे इनकी फैमिली की खाली बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो टैगोर जी की जो दादाजी थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी का नाम था द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। तो जो द्वारकानाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, दादाजी थे। इन्हीं द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में 1838 में एक संस्था बनाई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी। आपको राजनीतिक संस्थाओं में बताया था। ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर जी ने बनाई थी 1838 में, ये लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में बनने वाली पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है।
हालांकि लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों के हितों के लिए बनाई गई थी, लेकिन पहली संस्था इन्होंने ही बनाई थी। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सबसे बड़े भाई थे। और ये उस समय, जैसे आज हमारी सबसे बड़ी जो सेवा मानी जाती है ना, IAS बोलते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इस सिविल सर्विसेज की शुरुआत ब्रिटिश ज़माने में की गई थी, और उस ज़माने में उसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक, तो जो ICS की परीक्षा होती थी, तो ICS की परीक्षा में केवल अंग्रेज लोग सफल होते थे, क्योंकि पहले उनके लिए थी, फिर बाद में 1861 में उनके लिए, भारतीयों के लिए ढील दी गई कि भारतीय भी ICS की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ICS की परीक्षा कठिन होती थी, लंदन में एग्ज़ाम होता था, तो ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय यही थे, और ये साल था 1864 का, 1864 का। तो 1864 में फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे जो ICS बने थे, सिविल सर्विसेज की परीक्षा इन्होंने पास की थी। तो ये जो आज बहुत सारे लोगों के अंदर सिविल सर्विसेज का क्रेज़ होता है ना, IAS का, PCS का, कलेक्टर बनने का जो सपना होता है, तो पहले कलेक्टर केवल अंग्रेज ही बनते थे। जब मौका मिला भारतीयों को, तो सबसे पहले भारतीय यही थे, इन्होंने ही वो सपना शुरू किया था कलेक्टर बनने का, और वहीं से जो इन्होंने रास्ता दिखाया, जो रास्ता खोला, कि उसके बाद सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। भारतीय लोग क्या होते चले गए, बढ़ते चले गए। तो जब भारतीय लोग बढ़े, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो पद होता था, ICS कलेक्टर बनते थे लोग, तो सबसे बड़ा पद माना जाता था, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय इतने बड़े पद पर पहुँचे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि सिविल सेवा की जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है, अधिकतम आयु सीमा, ये 23 साल रखी गई थी। सोचिए, आज जैसे 32 साल होती है किसी एग्ज़ाम की 30 साल होती, उस समय मात्र 23 साल हुआ करती थी मैक्सिमम, कि 23 साल की उम्र में आप ग्रेजुएट होना, एग्ज़ाम लंदन में होता था। उस दौर में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने खाता खोला था। हालांकि जब भारतीयों की संख्या बढ़ी, तो सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज लिमिट 23 से घटा के 21 साल कर दी गई थी, कि अब भारतीयों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन 21 साल कम करने के बावजूद, मतलब 21 साल मैक्सिमम एज लिमिट होने के बावजूद, भारतीयों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। तो एक वायसराय हुआ करता था लिटन भारतीयों से इतना चढ़ता था कि उसने सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज लिमिट 21 से घटा के 19 साल कर दी थी। सोचिए कितना वो चढ़ता था कि 19 साल करेंगे तब भारतीय लोग नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए, मैक्सिमम एज 19 साल, ग्रेजुएट होना, और लंदन परीक्षा होती थी, इतनी कठिन परीक्षा। तो जिस साल उसने 21 से घटा के 19 की, उस साल 7 भारतीय गए पास होकर चले जाते। तो वो लोग एज लिमिट घटाते चले जा रहे थे, लेकिन भारतीयों की संख्या नहीं घट रही थी। तो जिस सिविल सर्विसेज का जो क्रेज आज लोगों के दिमाग में होता है, तैयारी करते हुए बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं, तो ये क्रेज आज का नहीं है। जब से ये ICS बना है, तब से ये क्रेज लोगों के दिमाग में, और वो स्ट्रगल था, एक दौर था संघर्ष का। संघर्ष वो नहीं होता कि जो आप घर से निकलते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, घर से नाश्ता करके, चाय पानी करके निकलते हैं आराम से, थोड़ा लंबा सफ़र हो गया, एग्ज़ाम का सेंटर थोड़ा दूर हो जाता है, तो लगता है कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए, और सेंटर थोड़ा दूसरे शहर में दे दिया, इलाहाबाद और लखनऊ और कानपुर तो जाते ही नहीं है, कि बताओ उतना दूर कौन जाएगा। और कहीं 10-20 किलोमीटर गया तो बाप रे बाप, कितना संघर्ष है जीवन में। और उसके बाद पैर पटकते हुए शाम को आ जाते हैं, मूड खराब, अरे कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल पेपर खराब हो गया, अरे पेपर खराब हो गया, मतलब ऐसे आप आते हैं जैसे आपने एग्ज़ाम देके एहसान किया है व्यवस्था पर। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कितना संघर्ष है। संघर्ष ये नहीं कि सुबह सुबह ठूंस के निकले घर से और एग्ज़ाम दिया और मुँह बना के शाम को चले आए, पेपर खराब हो गया। संघर्ष वो होता था कि वो मैक्सिमम एज लिमिट कम करते चले जाते थे, और यहाँ भाई लोग सेलेक्ट होने के लिए लाइन लगाते थे, और एग्ज़ाम 10, 20 और 150 किलोमीटर नहीं, 7,000 किलोमीटर दूर हुआ करता था। 7-7 हज़ार किलोमीटर का सफ़र होता था। 2 दिन दूर जाते थे लोग परीक्षा में, 1.5 महीना लगता था जाने में। वहाँ जाते थे, पास होते थे और चले आते थे भर्ती होके। तो ये स्ट्रगल होता था। तो उस जो बड़े वाले संघर्ष की, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए, आना जाना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। उस बड़े संघर्ष की शुरुआत इसी महान आदमी ने की थी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई के एक बेटे थे, उनका नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर।
अवनींद्र नाथ टैगोर। ये जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे ये बहुत नामी चित्रकार थे। अभी आपको बताया कि बंगाल विभाजन के समय इन्होंने स्वदेशी अंदाज में चित्रकला शैली का विकास किया और बहुत बड़े चित्रकार थे ये भारतीय शैली के। अब सोचिए इनकी हैसियत का अंदाज़ा आपको बताएं कि जब भारत का संविधान बन रहा था 1946 से 1949 तक बना, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ, तो संविधान का जो कवर पेज होता, कवर पेज की डिजाइनिंग कैसे कौन बनाएगा, क्योंकि भाई संविधान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो उस महत्वपूर्ण पुस्तक की डिजाइनिंग कोई अरे गरे चित्रकार को तो दी नहीं जाएगी, तो उसके लिए कोई बड़ा नामी गिरामी चित्रकार होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कवर पेज की जिम्मेदारी के लिए कि कोई बहुत नामी गिरामी चित्रकारों की एक टीम बनाई गई। उस टीम के लीडर थे, कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ये प्रिंसिपल थे। इन्हीं नंदलाल बोस के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और उसी टीम के मेंबर थे कौन, अवनींद्र नाथ टैगोर। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज है, आप संविधान का मुख्य पेज देखेंगे तो कवर पेज की जो डिजाइनिंग है, अगर ना देखा हो तो एनसीईआरटी किताब अगर आप पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी की किताब में आप देखेंगे दूसरे पेज पर या सबसे लास्ट पेज पर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना कुछ लिखा होता है, मौलिक कर्तव्य। तो उसमें देखेंगे दोनों तरफ ऐसे पैरेलल लाइनें खींची होंगी, इससे खींचा हुआ रहता है ना, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जो पैरेलल लाइनें खींच के जो लिखा हुआ है, इसमें फूल पत्ती टाइप के ऊपर की जिम्मेदारी इस तरीके से बनाया गया। तो ये जो फूल पत्ती वाली जो डिजाइनिंग है ये इन्होंने ही तैयार की थी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कवर पेज की डिजाइनिंग के लिए नंदलाल बोस के नेतृत्व में जो टीम बनी थी उसमें अवनींद्र नाथ टैगोर को भी शामिल किया गया। ठीक, चलिए खैर, तो बता रहे थे खैर कि ये बहुत बड़े परिवार से थे, बहुत नामी गिरामी लोग हुआ करते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर जो थे, यानी द्वारकानाथ टैगोर के जो बेटे थे, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर उनका नाम था। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे ये बहुत बड़े सोशल में महात्मा और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। अभी समाज सुधार का एक टॉपिक आ गया तो आपने सुना होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में राजा राम मोहन राय जब 1830 में लंदन चले गए तो 30 से 33 तक उनका कमान संभाली विद्या बागीश ने। फिर जब 33 में लंदन में राजा राम मोहन राय की मौत हो गई तो ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली थी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ही ब्रह्म समाज के मेन कर्ता बने थे और उसको बहुत आगे बढ़ाया था। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। खैर, आपको बता रहे थे रविन्द्र नाथ टैगोर के बारे में। उनकी पूरी फैमिली पता ना, बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े नामी गिरामी फैमिली से थे। और खुद में भी बताया कि बहुत बड़े विद्वान, बड़े फिलोसफर, बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। और उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम नेशनल नहीं, मतलब हम लोकल नहीं, हम नेशनल लेवल की सोचते हैं, राष्ट्रीय सोच रखते हैं। रविन्द्र नाथ टैगोर की सोच राष्ट्रीय नहीं थी। रविन्द्र नाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के पोषक थे। उनकी आइडियोलॉजी इंटरनेशनल थी, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा। अब जैसे आपको अभी बताया कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था भारत में, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन कहा जा रहा था कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और विदेशी कपड़ों को लोग इकट्ठा करके आग लगा देते थे, विदेशी कपड़ों की होलिका जलाते थे। तो रविन्द्र नाथ टैगोर ने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे, लेकिन कपड़ा जलाएंगे नहीं। क्योंकि अगर हम कपड़े को जला रहे हैं मतलब हम सामान का मतलब क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, संसाधनों की बर्बादी है। भाई आपको नहीं पहनना है विदेशी कपड़ा, मत पहनिए, किसी और को दे दीजिए। क्योंकि कपास बड़ी मुश्किल से किसान खेत में पैदा करता है, फिर उस कपास से बड़ी मुश्किल से धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से सिलाई होती है, दर्जी सिलता है, तब हम पहनते हैं। और उतनी सैकड़ों किसानों की मेहनत के बाद आप कर जला दो इसको। तो भाई अंग्रेजों का ही है तो किसी का ना, ये हमारी पृथ्वी का है। अगर आप इस चीज़ को जला रहे हैं मतलब आप रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया, लेकिन सामानों को, कपड़ों को जलाने का उन्होंने विरोध किया था, बोला संसाधन की बर्बादी। तो बहुत हाई लेवल के थिंकर थे, इंटरनेशनल आइडियोलॉजी इनकी थी, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के पोषक थे। अगर थिंकर्स में आप पढ़ेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के। और कुछ मामलों में तो इतने ऊपर चले जाते थे कि बाकी लोग भी हाथ जोड़ लेते थे कि बाबा इतना ऊपर कौन सोच सकता। जैसे रविन्द्र नाथ टैगोर काफ़ी सीनियर लीडर थे और गांधी जी से काफ़ी बड़े थे, गांधी जी से 8-9 साल बड़े थे टैगोर जी। तो जैसे बताया कि टैगोर ने एक कॉलेज बनाया था, शांति निकेतन, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ।
तो इसी में एक छात्र हैं अमर्त्य सेन, के बारे में आपने सुना होगा। अमर्त्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो जो अमर्त्य सेन हैं तो वो भी इसी टैगोर जी के कॉलेज से पढ़े हैं, वो विश्व भारती के स्टूडेंट रहे हैं पहले। तो अमर्त्य सेन ने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने गांधी जी और टैगोर जी के मुलाकात का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या लिखा है अपनी बायोग्राफी में। बताते हैं अमर्त्य सेन कि एक बार जब गांधी जी जब भी बंगाल जाते थे, टैगोर जी से मिलते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि टैगोर जी पता है गांधी जी 8-9 साल बड़े थे। तो एक बार बंगाल यात्रा के दौरान जब गांधी जी मिले टैगोर जी से, तो टैगोर जी ने उनको अपना शांति निकेतन घुमाना शुरू किया। तो शांति निकेतन में दिखा रहे थे कि अपना ये बाग बगीचा, ये फैकल्टीज़ अपना। तो अभी दोनों लोग टहल रहे थे, गांधी जी और टैगोर जी। अभी दोनों लोग बगीचे में टहल ही रहे थे, तब तक अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया। हवा जैसे तेज चली अचानक से, आंधी टाइप से। तो टैगोर जी का क्योंकि लंबा लंबा बाल वाल दाढ़ी वाड़ी रखते थे, आप फोटो देखे होंगे, टैगोर बड़ी लंबी दाढ़ी रखते थे, बाल उनका बड़ा लंबा था। तो टैगोर जी के बाल वाल बिखर गए। तो टैगोर जी ने गांधी जी से कहा कि अब थोड़ा रुकिए, हम अभी अपने कमरे में से होके आते हैं। तो गांधी जी को पार्क में छोड़ के टैगोर जी चले गए अपने कमरे में। अब अपने कमरे में गए तो बहुत देर तक निकले ही नहीं। तो इस बात से गांधी जी को टेंशन हो गई, क्योंकि गांधी जी बूढ़े थे, 7-8 साल बड़े, 8-9 साल बड़े थे। तो गांधी जी सोचे कहाँ गए बुजुर्ग आदमी। तो गांधी जी पीछे पीछे जाते हैं टैगोर जी को देखने के लिए भी क्या कर रहे हैं। तो जब गांधी जी ने टैगोर जी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि टैगोर जी एक बड़े से शीशे के सामने खड़े होके मस्त अपने मेकअप में लगे हुए थे, अपना बाल सेट कर रहे हैं, अपनी दाढ़ी सेट कर रहे हैं, अपना क्रीम पाउडर लगाए जा रहे हैं, मेकअप में बिल्कुल बढ़िया से अपना, जैसे नहीं लड़कियां सजती हैं वैसे मेकअप में लगे हुए थे। तो गांधी जी तो सदमे में आ गए, ये क्या चल रहा है। गए उन्होंने पीछे से बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, अब आपकी ये उम्र आई, हमसे आप 9 साल बड़े हैं, अब जाने की उम्र आई, अभी इस उम्र में मेकअप कर रहे हैं आप, ये क्या चक्कर है भाई। तो टैगोर जी ने कहा कि भाई ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये अहिंसा का मामला है, तुम्हारी समझ के बाहर है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। बोले अहिंसा का मामला और हमारी समझ के बाहर, दुनिया में सबसे बड़ा अहिंसक हम अपने आप को मानते हैं, और इस मेकअप करने में कौन सी हिंसा आपको दिखाई दे रही है। टैगोर जी ने कहा बुरा मान जाओगे, चलो चलते हैं, छोड़ो इस चीज़ को। अब गांधी जी पीछे पड़ गए कि नहीं बताइए चक्कर क्या है भाई, इसमें कौन सा अहिंसा। तो जब बहुत ज़्यादा पीछे गांधी जी पड़े तब टैगोर जी ने समझाया कि देखो, समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कि हवा का झोंका आया, बाल बाल हमारे बिखर गए, तो चेहरा हमारा ख़राब हो गया, बदसूरत हो गया। अब उस ख़राब चेहरे को अगर उसी समय कोई देख लेता, तो मेरी गंदी शक्ल को देख के अगर कोई देखता, तो मेरी गंदी शक्ल देख के अगर किसी की आंखों को कष्ट होता, वे कितनी गंदी शक्ल है, तो मेरी गंदी शक्ल देख के अगर किसी की आंखों को भी कष्ट होता है, तो वो भी मेरे लिए एक हिंसा है, कि मैंने हिंसा फैला दी, उसकी आंखों को कष्ट दिया। हिंसा का मतलब केवल मारना काटना हिंसा नहीं होती, किसी की आंखों को कष्ट देना भी एक अपने आप में हिंसा है, और मैं वो हिंसा नहीं करना चाहता। तो जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो गांधी तो समझ गए एकदम, तो मामला बहुत गंभीर है। हाथ जोड़ लिया उन्होंने, क्योंकि गांधी जी का तो वैसे हिसाब किताब बिल्कुल सब खाली था। तो कहे इसका मतलब हम हिंसा फैला रहे हैं, आपको लगता है। तो बोले इसीलिए बोले ना, तुमको बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। मतलब आप बिल्कुल सच सवर के टिप टॉप होकर रह रहे हैं, मतलब आप क्या है, अहिंसक है। नहीं तो फिर आप टैगोर जी की भाषा में हिंसा फैला रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी शक्ल खराब है, किसी ने देखा तो उसकी आंखों को कष्ट हुआ, कितना गंदी शक्ल, इसका मतलब आपने उसकी आंखों को कष्ट दिया और आपने हिंसा फैलाई। तो इतनी लंबी विचारधारा किसकी हो सकती, छोटे मोटे आदमी की नहीं हो, केवल टैगोर जी ही ऐसा बोल सकते हैं। खैर, हमारे इतिहास में एक से एक बड़े बड़े योद्धा लोग रहे हैं। अगर सबके बारे में बातचीत की जाए तो समय बड़ा काफ़ी निकल जाता है, क्योंकि एक के बारे में बात करें तो इतनी कहानियाँ निकल के आती हैं सामने, खुद आश्चर्य होता है कि हमारे इतिहास में एक साथ इतने सारे लोग कैसे एडजस्ट कर रहे थे। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।